हेलो दोस्तों, तो गणेशा वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आप सब दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी जो 12th केमिस्ट्री की सीरीज चल रही थी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री उपसय संयोजी रसायन चल रहा था। तो आज की वीडियो में दोस्तों इस यूनिट में, इस चैप्टर में सर हम पढ़ेंगे कार्बधात्विक यौगिक। जी हाँ दोस्तों, कार्बधात्विक यौगिक पढ़ने वाले हैं। कार्बधात्विक यौगिक क्या होता है, कितने टाइप का होता है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सर ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा सर क्वेश्चन आपसे ये है कि सर ये कार्बधात्विक यौगिक क्या होता है। सर कार्बधात्विक यौगिक क्या होता है? तो मेरे भाई आप ये बताइए, जो कार्बधात्विक जो शब्द दिख रहा है, ये शब्द कितने शब्दों से, ये जो आपका कार्बधात्विक दिख रहा है, ये कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो मेरे भाई ये आप पढ़ पा रहे हो, कार्बधात्विक। कार्बधात्विक, कार्ब मतलब सर क्या? कार्ब मतलब सर कार्बन, कार्ब मतलब सर कार्बन, और धात्विक मतलब धातु। कार्ब मतलब कार्बन और धात्विक मतलब धातु, ठीक है। और ये यौगिक अपने आप में है। तो मतलब ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन और धातु दोनों उपस्थित होते हैं। भाई ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन और जो धातु है दोनों उपस्थित होते हैं, उसी कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। बट क्वेश्चन एक और है कि सर इसमें कार्बन और धातु कैसे उपस्थित होते हैं? तो मेरे भाई ये ऐसे यौगिक होते हैं, कार्बधात्विक यौगिक जिसमें कार्बन और धातु होते ही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये ऐसे यौगिक हैं जिनमें कार्बन परमाणु, जो आपका कार्बन परमाणु C होता है, ये कार्बन परमाणु सीधे धातु परमाणु से, सीधे सर किससे? धातु परमाणु से सहसंयोजी, कौन सा सर? सहसंयोजी या उपसहसंयोजी बंध बनाकर जुड़ा होता है। सर ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु सीधे धातु परमाणु से सहसंयोजी या उपसहसंयोजी बंध बनाकर जुड़ा होता है सर, ऐसे यौगिक आपके जो है ना, वो आपके कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं। सर क्या कहलाते हैं? सर कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं। मेरे भाई यहाँ पर क्या है? धातु। क्या है सर? धातु। तो आप एक बात याद रखना, ठीक है। तो धातु कार्बन यदि धातु परमाणु से सीधे सहसंयोजी या उपसहसंयोजी बंध बनाकर जुड़ा है, तो वो यौगिक कार्बधात्विक यौगिक होंगे। बट मेरे भाई एक चीज और, तो आपको एक चीज और इसमें याद रखनी है। वो क्या चीज? तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि कार्बन सीधा धातु से ही जुड़ा हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि कार्बन सीधा धातु से ही जुड़ा हो। कार्बन के अलावा, धातु के अलावा उपधातु और अधातु भी हो सकती हैं, उपधातु और अधातु भी हो सकती है। तो हम ये आपसे यूं कहेंगे कि धातु के अतिरिक्त उपधातु जैसे, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और अधातु जैसे बोरॉन, फास्फोरस, ठीक है, आदि भी कार्बन के साथ जुड़े हैं। आदि भी कार्बन के साथ क्या है? जुड़े हैं। मतलब उपधातु और अधातु भी कार्बन के साथ जुड़ी है, तो भी आपका कार्बधात्विक यौगिक बनेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, कार्बधात्विक मतलब कार्बन धातु से जुड़ा होना चाहिए। बट धातु के अतिरिक्त यदि उपधातु और अधातु वो भी कार्बन से जुड़ी हैं, तो उनके मध्य भी सर क्या होगा? कार्बधात्विक यौगिक बन जाएगा, ठीक है। कार्बधात्विक यौगिक के सर उदाहरण, तो देखो आपका सबसे अच्छा उदाहरण है CH3, यहाँ पर Mg और यहाँ पर Cl। ओके, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर Mg क्या है? धातु। Mg क्या है सर? धातु। और धातु देखो सीधे कार्बन परमाणु से जुड़ी है, सीधे जुड़ी है। देखो भाई सीधे जुड़ी है, डायरेक्ट किससे जुड़ी है? कार्बन परमाणु से जुड़ी है। अब बोलोगे सर H बीच में आ रहा है, तो सर H बीच में नहीं आ रहा है, H तो बैलेंस करने के लिया है। H को चाहो तो आप ऐसे करके भी जोड़ सकते हो। तो देखो यार भाई, धातु सीधा कार्बन से जुड़ी है, मतलब ये क्या है? कार्बधात्विक यौगिक है। और हमने वही तो पढ़ा है, जिसमें कार्बन सीधा धातु परमाणु से जुड़ा हो, वो आपका क्या है? कार्बधात्विक यौगिक। तो यहाँ से आप चीज को समझ गए ना। तो बाकी आप इसको ऐसे ही लिख दो, ये मैंने समझाने के लिए बताया था। इसका नाम है सर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या है सर? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ये आपका कार्बधात्विक यौगिक है। सर और क्या है कार्बधात्विक यौगिक? ये तो आपने एक ही एग्जाम्पल बताया। तो सर आप दूसरा एग्जाम्पल देख लो भाई, दूसरा एग्जाम्पल देख लो। जैसे आपने लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड Zn
सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें भी देखो धातु सीधा कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या है, क्या है सर, ये भी क्या है, कार्बधात्विक यौगिक। तो ये इसका नाम क्या है, तो देखो मैथिल, मैथिल कितने मैथिल हैं, 2, तो ये 2 मैथिल के लिए डाई, डाई मैथिल, और ये जिंक, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, डाई मैथिल जिंक, डाई मैथिल जिंक। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो सर आप, है ना, जैसे आपका लिखा है C2H5Zn C2H5, ये भी तो आप देखो, इसमें भी तो कार्बन जिंक से जुड़ा है, धातु से जुड़ा है, मतलब कार्बन धातु से जुड़ा है, तो ये भी क्या है सर, कार्बधात्विक यौगिक है। तो इसका नाम क्या है, तो ये एथिल, एथिल, तो ये क्या है सर, डाई एथिल, डाई एथिल जिंक, डाई एथिल जिंक, ये भी सर क्या है, कार्बधात्विक यौगिक। ठीक है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि जिसमें कार्बन धातु से जुड़ा है सर, वो आपका क्या है, कार्बधात्विक यौगिक है। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा आपका C2H5 का होल 4 और ये आपका Pb, ठीक है, C2H5 का होल 4 और ये Pb। तो देखो 4 के लिए क्या बोलेंगे, टेट्रा, 4 के लिए क्या बोलेंगे सर, टेट्रा। देखो वास्तव में इसको अगर बनाएं तो इस टाइप से बनता है, Pb, एक C2H5 इधर, एक C2H5 इधर, एक C2H5 इधर, एक C2H5 इधर, ठीक है। इसको ऐसा ना लिखो तो आप इसको कैसा लिख सकते हो, कैसा लिख सकते हो सर, C2H5 का होल 4, 4 है ना C2H5, ठीक है, और ये आपका Pb, ठीक है। तो ये क्या है, टेट्रा, और ये है एथिल, और ये क्या है, लेड, ठीक है। तो ये लिख दे रहा हूं मैं, टेट्रा एथिल और ये लेड, ये भी सर क्या है, कार्बधात्विक यौगिक है। ये भी क्या है सर, कार्बधात्विक यौगिक है। तो मेरे भाई ये कार्बधात्विक यौगिक है, क्या है सर, ये कार्बधात्विक यौगिक है। और लिखना है, और लिखना है, ठीक है, तो और भी लिख लो, टेट्रा मैथिल, ठीक है, या फिर आप टेट्रा एथिल लिख सकते हो, ठीक है, टेट्रा एथिल लिख सकते हो। इसके 5वां एग्जाम्पल, C2H5 का होल 4 SN, क्योंकि Pb की संयोजकता 4 होती है, Sn की संयोजकता 4 होती है, इसलिए 4 4 यहाँ पर जुड़े हैं। Zn की संयोजकता 2 होती है, इसलिए 2 जुड़े हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या है सर, कार्बधात्विक यौगिक हैं। इसमें एक विशेष पॉइंट आप यहाँ पर डाल के लिख लेना, ये जो है ना अपस्फोट रोधी, अपस्फोट रोधी पदार्थ है, अपस्फोट रोधी पदार्थ है। जो आपका टेट्रा एथिल लेड जो आपको दिख रहा है ना सर, ये टेट्रा एथिल लेड आपको दिख रहा है ना सर, ये अपस्फोट रोधी पदार्थ है। मतलब इसके उपयोग से है ना हानि होती है, इसके उपयोग से हानि होती है, इसलिए इसको बोलते हैं अपस्फोट रोधी पदार्थ। मतलब इसके उपयोग किया जाता है तो इसकी हानि होती है, इसलिए इसको अपस्फोट रोधी पदार्थ बोलते हैं, टेट्रा एथिल लेड को। इस विशेष पॉइंट को आप याद रखना, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे सर, अब कार्बधात्विक यौगिक बहुत हो गया यार, कम नहीं हुआ, ठीक है ना। तो आप पूरा समझ गए ना कार्बधात्विक यौगिक क्या है, कितने एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। चलो अब हम कार्बधात्विक यौगिक के वर्गीकरण की बात करते हैं। मैं यदि आपसे दोस्तों कार्बधात्विक यौगिक के वर्गीकरण की बात करूं तो जो कार्बधात्विक यौगिक है ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई, 2 प्रकार का। अब 2 प्रकार का कौन सा सर, तो 2 प्रकार का कौन सा सर, तो पहला होता है सिग्मा आबंधित कार्बधात्विक यौगिक, मतलब जिसमें सिग्मा बंध होता है, सिग्मा बंध वाला जो यौगिक होगा वो सिग्मा आबंधित कार्बधात्विक यौगिक होगा। और दूसरा होता है पाई आबंधित कार्बधात्विक यौगिक, मतलब जिसमें पाई बंध होगा वो पाई आबंधित कार्बधात्विक यौगिक होगा। तो सिग्मा आबंधित क्या है सर, तो भाई सिग्मा आबंधित क्या है ये भी क्वेश्चन है। तो ऐसे कार्बधात्विक यौगिक जिनमें धातु परमाणु, जिनमें कौन सर, धातु परमाणु कार्बन परमाणु से सिग्मा बंध द्वारा जुड़ा होता है। धातु परमाणु कार्बनिक यौगिक से सिग्मा बंध द्वारा जुड़ा होता है, वो कहलाएंगे सिग्मा आबंधित कार्बधात्विक यौगिक। जैसे आपको ये दिख रहा है, ये आपका दिख रहा है ना, ठीक है, यहाँ पर ये धातु है। देखो आप ये तो जानती हो, जहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ सिग्मा बंध होता है, जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ वहाँ सिग्मा बंध होता है। ये आप पहले से ही जानते हो 11वीं क्लास से,
ध्यान रखना, अगर नहीं जानते तो आप सीख लो कि जहां सिंगल बॉन्ड होगा वहां सिग्मा बंद होता है, जहां डबल बॉन्ड होता है वहां एक पाई और एक सिग्मा होता है, और जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां 2 पाई और एक सिग्मा होता है। ये बात को आप ध्यान से रखना। तो जहां सिंगल बॉन्ड वहां सिग्मा। तो देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ सिग्मा होगा, यहाँ सिग्मा होगा, यहाँ सिंगल है, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, ठीक है, यहाँ सिग्मा और ये यहाँ सिग्मा। और हमने लिखा था अभी टेट्रा एथिलेट, मतलब यहाँ पर C2H5 का होल 4 Pb, टेट्रा एथिलेट, टेट्रा एथिलेट, ये भी आपका सिग्मा आबंधित कार्बधात्विक यौगिक है, क्योंकि अगर हम इसको तोड़ के लिखें तो ये C2H5, 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 C2H5 ऐसा जुड़ा होता है। तो यहाँ सिंगल सिग्मा, 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 तो ये भी सिग्मा आबंधित कार्बधात्विक यौगिक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो सिग्मा आबंधित कार्बधात्विक यौगिक क्या होता है? जिसमें धातु परमाणु कार्बनिक यौगिक से सिग्मा बंध बनाकर जुड़ा होता है, और सिंगल बॉन्ड जहाँ रहेगा वहाँ सिग्मा बॉन्ड होगा। तो ये सिग्मा आबंधित कार्बधात्विक यौगिक। आई होप आप समझे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सर पाई आबंधित कार्बधात्विक यौगिक। कौन से सर? पाई आबंधित कार्बधात्विक यौगिक। ये सिग्मा आबंधित कार्बधात्विक यौगिक के इतने सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। चलो तो भाई पाई आबंधित कार्बधात्विक यौगिक क्या होता है, इस पे बात कर लो। तो मेरे भाई सिंपल है, जहाँ सिग्मा होगा वो सिग्मा आबंधित, जहाँ पाई बंद होगा पाई आबंधित, ठीक है। तो आप क्या लिख लोगे? ठीक है, ऐसे यौगिक, ऐसे कार्बधात्विक यौगिक जिनमें धातु परमाणु कार्बन परमाणु से पाई बंध बनाकर जुड़े होते हैं, उसे हम बोलते हैं पाई आबंधित कार्बधात्विक यौगिक। और पाई आबंधित कार्बधात्विक यौगिक में 2 आते हैं। कितने आते हैं सर? 2 आते हैं। तो पहला इसका जो पाई आबंधित कार्बधात्विक यौगिक है, इसका उदाहरण है जाइसी लवण। क्या है सर? जाइसी लवण। और जाइसी लवण का मेरे भाई सूत्र ये होता है, ये दिख रहा है ना आपका, ये सूत्र होता है किसका? जाइसी लवण का, ठीक है। के, ठीक है, अंदर ब्रैकेट के अंदर प्लेटिनम Pt Cl3, ठीक है, और ये C2H4, बस ईटा, ये आपको दिख रहा है ना, ये ईटा है। क्या है? ईटा है। और ईटा तो सिर्फ आपको ये बता रहा है कि इसमें पाई बंध है। ईटा सिर्फ आपको ये बता रहा है कि इसमें सर क्या है? पाई बंध है, बस इतना ही बता रहा है, इससे आगे कुछ नहीं बता रहा है, ठीक है। तो इसका IUPAC अगर नाम की बात करें तो ये क्या है सर? पोटेशियम। तो ये है पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, ठीक है, ये पोटेशियम है। ट्राई क्लोरो, 3 Cl है ना, तो ट्राई क्लोरो 3 Cl है तो ट्राई क्लोरो। और ये C2H4 को क्या बोलते हैं? एथिलीन, ठीक है। तो ट्राई क्लोरो एथिलीन, एथिलीन, ठीक है। ये आपका C2H4 एथिलीन होता है ना, एथिन या एथिलीन, तो ये एथिलीन। और ये आपका प्लेटिनम, प्लेटिनम। और ऑक्सीकरण अवस्था अगर इसमें निकालोगे तो आपकी 2 निकल के आएगी, ठीक है। कितनी निकल के आएगी? देखो IUPAC नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, ईटा का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ईटा जो दिख रहा है ना लगा हुआ है, इसका कोई भी मतलब नहीं। ये तो सिर्फ आपको ये बता रहा है कि इसमें पाई बंध हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। बाकी मतलब इन्हीं शब्दों का है, के का, Pt का, Cl3 का, C2H4 का। C2H4 क्या होता है? एथीन होता है। तो पोटेशियम, ठीक है, ये ट्राइक्लोरो, ठीक है, एथीन, C2H4 को एथीन या एथिलीन, और ये प्लेटिनम, और ये सेकंड ऑक्सीकरण अवस्था आएगी क्योंकि ये 0 होती है, 3 में से 1 जाएगा, 2 जाएगी, ठीक है। अब बोलोगे सर इसमें पाई बंध हमें दिख नहीं रहा, दिखाओ एक बार, ठीक है। तो क्या करो मेरे भाई, इसकी संरचना बना दो। तो आप क्या करोगे, जब संरचना बनाओगे तो देखो के तो यहाँ से वियोजन हो जाएगा, तो ये के तो आपका ये अलग हो जाएगा, और ये बड़े ब्रैकेट की संरचना हम आपको अलग से बना के बता दे रहे हैं, ठीक है। प्लेटिनम आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, तो ये रहा आपका प्लेटिनम, ठीक है। इससे कितने Cl जोड़े हैं? 3। तो 1 Cl आप इधर जोड़ दो, 1 Cl आप इधर जोड़ दो, 1 Cl आप इधर जोड़ दो, ठीक है। अब C2H4 ये जोड़ा है ना, तो आप क्या करो, C को अलग अलग जोड़ो, ठीक है। आप C क्या करोगे भाई? C को आप क्या कर दोगे? अलग अलग जोड़ दोगे, ठीक है। 1 सेकंड, हम C को अलग अलग, इसको देखो ना, यहाँ से ऐसे बना देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा यूं जोड़ते हैं, ठीक है। हाँ, इसको ऐसे बना देते हैं। तो देखो यहाँ पर ये C जुड़ा है, कौन जुड़ा है सर? 2 C है ना, ये 2 C है ना, तो 1 C जुड़ा है, डबल बॉन्ड करके दूसरा C जोड़ दिया, 4 H है, तो
एक H इधर जोड़ दो, एक H इधर जोड़ दो, ये 2H आप इधर जोड़ दो, एक H इधर और एक H इधर। तो ये देखो डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड में क्या होता है, पाई होता है कि नहीं बोलो, होता है ना। तो ये आपका पाई बंद आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है मतलब पाई बंद यहाँ पर होगा। तो ये इसकी क्या है, संरचना हो गई, जाइसी लवण हो गया। क्या हो गया सर, ये जाइसी लवण हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, तो सर दूसरा एग्जाम्पल है फेरोसिन। दूसरा एग्जाम्पल क्या है सर, फेरोसिन, ठीक है, फेरोसिन। दूसरा एग्जाम्पल क्या है सर, फेरोसिन। तो सर फेरोसिन का सूत्र क्या है, तो फेरोसिन का सूत्र है सर, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा फेरोसिन। क्या है सर, फेरोसिन, जिसका सूत्र है Fe- eta5। अब eta5 क्या बता रहा है, देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं सर eta2 लगा था और यहाँ पर eta5 है। क्यों लगा है, देखो यहाँ पर eta क्या बता रहा था, पाई बंद। eta क्या बता रहा था कि इसमें पाई बंद है, और ये 2 क्या बता रहा था, तो 2 बता रहा था कि इसमें 2 C है। अब eta क्या बता रहा है, इसमें पाई बंद है, और 5 क्या बता रहा है कि इसमें C कितने हैं, 5 हैं। आप ध्यान रखना इस बात को, बाकी इसका मतलब कुछ नहीं है इस शब्द का, ठीक है। तो ये है फेरोसिन का सूत्र। क्या है सर, फेरोसिन का सूत्र। इसकी भी अगर हम संरचना बनाएंगे तो संरचना हमारी बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। संरचना इसकी बन जाती है। इसकी संरचना हम बना के बताएं तो C5H5 कितने हैं सर, 2 हैं, ठीक है। तो पेंटागोनल, देखो यहाँ पर ये आपका, ठीक, ये आपका ये बन गया। एक देखो आपको पता है बेंजीन जैसे होता है, बेंजीन में जैसे प्रत्येक कॉर्नर पे क्या होता है, बेंजीन में जैसे प्रत्येक कॉर्नर पे क्या होता है, कार्बन होता है ना, प्रत्येक कॉर्नर पे कार्बन। तो यहाँ पर भी कितने कार्बन कॉर्नर हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो यहाँ प्रत्येक कॉर्नर पे क्या होगा, कार्बन होगा। तो ये C5H5 बन गया, ये C5H5, ठीक है। C5 है ना, 1 2 3 4 5 है ना। जैसे बेंजीन में प्रत्येक कॉर्नर पे कार्बन होता है, तो ऐसे ही प्रत्येक कॉर्नर पे कार्बन इसमें है, ठीक है ना। चलो ठीक है, यहाँ पर एक Fe है तो ये Fe से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और बट C5H5 2 है तो एक ऊपर बना दिया और एक हमने कहाँ बना दिया, नीचे बना दिया, ठीक है। एक हमने कहाँ बना दिया, नीचे बना दिया, ठीक है। अलग से बाकी इनको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, इसकी टेंशन आप नहीं लेना, ठीक है। इनको मैं क्या करूंगा, अलग से पढ़ाऊंगा। जो फेरोसिन है, जाइसी लवण है, उनको अलग से पढ़ाऊंगा। तो अभी मैंने इनमें बता दिया, संरचना को पूरा करना। बाकी आप क्या करना, सूत्र अकेला लिखना। जैसे सूत्र ये लिख दिया, जाइसी लवण, दूसरा फेरोसिन ये लिख दिया, ठीक है। इनकी संरचना को वगैरह नहीं बनाना, इनको मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये पाई आबंधित कार्बधात्विक यौगिक हैं। जैसे मैंने इसमें बताया कि इसमें पाई बंद है, तो देखो इसमें भी पाई बंद होता है। अगर जीरो ना लगाएं तो इनको बैलेंस करने के लिए भाई यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड यहाँ पर इसमें भी क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। देखो जैसे बेंजीन में हम करते हैं ना, एक छोड़ के डबल बॉन्ड लगाते हैं। अगर ये डबल बॉन्ड ना लगाएं तो हम क्या लगा देते हैं, इनमें जीरो लगा देते हैं, है ना। तो ऐसे ही हम डबल बॉन्ड इसमें लगाएंगे। जब डबल बॉन्ड इसमें बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड लगाएंगे, ठीक है, तो डबल बॉन्ड होगा, जहाँ पाई बंद होगा तो इसमें पाई बंद हो जाएगा। बट डबल बॉन्ड नहीं लगा रहे, यहाँ पर हमने जीरो लगा दिया। डबल बॉन्ड के चक्कर में नहीं पड़ो, तो पाई बंद यहाँ पर है, ठीक है। तो ये फेरोसिन हो गया, इसकी ये संरचना हो गई। ये आपका जाइसी लवण, इसकी संरचना ये बना दे, ठीक है। तो ये आपका था पाई आबंधित कार्बधात्विक यौगिक, ठीक है। तो सिग्मा आबंधित हो गया, पाई आबंधित हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अब हम जो है ना कार्बधात्विक यौगिक के जो है ना उपयोग पढ़ते हैं। कार्बधात्विक यौगिक जो है हमारा, इसके हम अनुप्रयोग मेरे भाई पढ़ लेते हैं, ठीक है ना भाई। अनुप्रयोग हम कार्बधात्विक यौगिक के अब पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कार्बधात्विक यौगिक के अनुप्रयोग या उपयोग में देखो आप डायरेक्ट हेडिंग लिख देना। जैसे आपसे पूछा जाए कि कार्बधात्विक यौगिक के उपयोग लिखो, तो आप डायरेक्ट पहला लिख देना, उत्प्रेरक के रूप में कार्बधात्विक यौगिक का उपयोग किया जाता है। दूसरा, उद्योगों में किया जाता है। तीसरा, कार्बनिक संश्लेषण में किया जाता है। चौथा, कृषि क्षेत्र में किया जाता है। और पांचवा, ठीक है, औषधि में किया जाता है। किसमें दोस्तों, औषधि में। यहाँ पर ये औषधि में, ठीक है ना, एक सेकेंड, औषधि में किया जाता है। ये 5 आप डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। बट मैं आपको इनमें थोड़ा थ्योरी डाल दे रहा हूँ। तो देखो आप उत्प्रेरक के रूप में, जैसे कार्बधात्विक यौगिक का उपयोग कई अभिक्रियाओं में, देखो उत्प्रेरक अभिक्रियाओं में ही प्रयोग किया जाता है ना, कि नहीं किया जाता, ठीक है। तो कार्बधात्विक यौगिक का उपयोग कई अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। दूसरा, उद्योगों में। अब समझो, जैसे टेट्रा एथिल लेड, अब यहाँ समझना थोड़ा सा, टेट्रा एथिल लेड, जैसे आपसे क्या बोला गया है, टेट्रा एथिल लेड, ठीक है। अब टेट्रा एथिल लेड क्या होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर होता है ये C2H5 का होल 4 Pb, ये होता है टेट्रा एथिल लेड, ठीक है। तो टेट्रा एथिल लेड, ठीक है ना, ये आपने सूत्र लिख लिया, देख लिया। अब इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपसे क्या बोला, टेट्रा एथिल लेड
मोटर ईंधन में, कौन सी मोटर, जो मोटर गाड़ियाँ चलती है ना, मोटर ईंधन में अस्फोटरोधी पदार्थ के रूप में किया जाता है। मतलब टेट्रा एथिलेट का उपयोग से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता, ज़्यादा फायदा जिसमें ना हो उसे हम बोलते हैं अस्फोटरोधी, जिसमें कोई ज़्यादा फायदा ना हो। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। एग्जाम में आता है कि टेट्रा एथिलेट का उपयोग खालिस्तान के रूप में किया जाता है, तो आपका क्या आंसर रहेगा, अस्फोटरोधी पदार्थ के रूप में। इस बात को आप इस नोट को बहुत अच्छे से जमा कर लिख लेना, मोस्ट IMP नोट है, ठीक है। टेट्रा एथिलेट का उपयोग किसमें किया जाता है, मोटर ईंधन में अस्फोटरोधी पदार्थ के रूप में, ठीक है। दूसरा, उद्योगों में सिलिकॉन रबर का उपयोग शरीर के कृत्रिम अंग तथा ऊष्मा प्रतिरोधी बनाने में किया जाता है, ठीक है। कृत्रिम अंग, शरीर में जो कृत्रिम अंग लगे होते हैं ना, तो ठीक है, उनके लिए। तीसरा, सिलिकॉन रेजिन का उपयोग फिल्म बनाने में, जो जैसे फ़ोटो बनाने के लिए फ़ोटो बनती है ना, फ़ोटो बनती हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक फ़िल्म बनती है, तो फिल्म बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इनको याद रखना है, ठीक है। कार्बनिक संश्लेषण में जो कार्बधात्विक यौगिक है इसका उपयोग किया जाता है, जैसे मैग्नीशियम, कैडमियम, लिथियम, इनके जो कार्बधात्विक यौगिक हैं इनका उपयोग अनेक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक बनाने में किया जाता है। अब जैसे मैग्नीशियम का कैसा था, जैसे वो CH3MgCl ये वाला था, है ना, ऐसे ही कैडमियम का बन जाता है, ठीक है, कैडमियम का भी बन जाता है, लिथियम का भी बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे, ठीक है, तो अनेक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक बनाने में किया जाता है, ठीक है, इनको आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद कृषि क्षेत्र में एथिल मरकरी क्लोराइड, एथिल मरकरी क्लोराइड मतलब C2H5, यहाँ Hg और यहाँ Cl, ये आपका एथिल मरकरी क्लोराइड है ना, ठीक है, एथिल मरकरी क्लोराइड, ठीक है, आदि का उपयोग कृषि उद्योग में किया जाता है, ऐसे आप याद रखना। औषधियों में, ठीक है, तो औषधियों में कार्बधात्विक यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो ऐसे करके ये थोड़ा सा उपयोग एक एक लाइन में याद रखना, ठीक है। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं तो फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।